अनुच्छेद 347 का मूल प्रावधान। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 347 राज्यों में किसी विशेष भाषा को मान्यता देने से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये मांग करता है कि उनकी बोली जाने वाली भाषा को आधिकारिक मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति उस भाषा को उस राज्य या उसके किसी हिस्से में सभी या कुछ विशेष शासकीय प्रयोजनों के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे सकते हैं। ये प्रावधान राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ये प्रावधान भारत की भाषाई विविधता को संरक्षित करने और भाषाई समुदायों की मांगों को संबोधित करने के लिए बनाया गया है। ये अनुच्छेद 345 और 346 के साथ मिलकर राजभाषा नीति को पूर्णता प्रदान करता है, जो राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन विशेष मामलों में केंद्र को हस्तक्षेप का अधिकार देता है। भाषा को मान्यता दिलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 347 के तहत किसी भाषा को मान्यता देने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में संचालित होती है। जनसंख्या की मांग। प्रक्रिया तब शुरू होती है जब किसी राज्य की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, संविधान में ये शब्द अस्पष्ट है लेकिन इसका अर्थ आमतौर पर एक उल्लेखनीय अल्पसंख्यक समूह से लिया जाता है, अपनी भाषा को आधिकारिक मान्यता देने की मांग करता है। ये मांग औपचारिक रूप से राज्य सरकार या केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य में बंगाली या ओडिया बोलने वाली आबादी पर्याप्त है, तो वे अपनी भाषा को मान्यता देने की मांग कर सकते हैं। राष्ट्रपति की भूमिका। मांग प्राप्त होने पर राष्ट्रपति इस बात की जांच करते हैं कि क्या ये मांग उचित और व्यावहारिक है। राष्ट्रपति इस प्रक्रिया में राज्य सरकार, भाषाई विशेषज्ञों या अन्य प्रासंगिक पक्षों से परामर्श कर सकते हैं। राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो पूरे राज्य या उसके किसी हिस्से, जैसे एक जिला या क्षेत्र में, भाषा को मान्यता दे सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि ये भाषा किन शासकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग होगी, जैसे प्रशासन, शिक्षा या न्यायिक कार्य। राज्य सरकार की सहमति। यद्यपि अनुच्छेद 347 में स्पष्ट रूप से राज्य सरकार की सहमति का उल्लेख नहीं है, व्यवहार में राष्ट्रपति आमतौर पर राज्य सरकार के साथ समन्वय करते हैं, क्योंकि भाषा नीति राज्य के प्रशासनिक ढांचे को प्रभावित करती है। उदाहरण, यदि असम में बंगाली भाषी समुदाय अपनी भाषा को मान्यता देने की मांग करता है, तो राष्ट्रपति असम सरकार के साथ परामर्श कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये नीति राज्य की एकता को प्रभावित न करे। आधिकारिक अधिसूचना। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट होते हैं तो वे एक अधिसूचना जारी करते हैं जिसके द्वारा संबंधित भाषा को आधिकारिक मान्यता दी जाती है। ये मान्यता पूरे राज्य या उसके कुछ हिस्सों तक सीमित हो सकती है और विशिष्ट प्रयोजनों के लिए, जैसे स्कूलों में शिक्षा, सरकारी दस्तावेज या न्यायिक कार्य के लिए लागू हो सकती है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 347 का उपयोग असम में बंगाली भाषा को कुछ क्षेत्रों में मान्यता देने के लिए किया गया था जहां बंगाली भाषी समुदाय की पर्याप्त आबादी थी। इसी तरह कुछ आदिवासी भाषाओं को स्थानीय स्तर पर मान्यता देने के लिए इस प्रावधान का उपयोग किया जा सकता है। भाषाई विविधता और संवैधानिक संतुलन। अनुच्छेद 347 भारत की भाषाई विविधता को संरक्षित करने और संवैधानिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं और सैकड़ों बोलियां हैं, और ये प्रावधान भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भाषाई विविधता का संरक्षण। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है जहां 2011 की जनगणना के अनुसार 19,500 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। अनुच्छेद 347 सुनिश्चित करता है कि छोटे भाषाई समुदायों की भाषाएं लुप्त होने से बचें और उन्हें प्रशासनिक या शैक्षिक उपयोग में मान्यता मिले।
उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में बोडो, मैतेई या संथाली जैसी भाषाओं को मान्यता देने में यह प्रावधान सहायक हो सकता है। संघीय ढांचे में संतुलन। ये प्रावधान राज्यों की स्वायत्तता अनुच्छेद 345 और केंद्र की भूमिका अनुच्छेद 343 और 351 के बीच संतुलन बनाता है, जो राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन विशेष मामलों में केंद्र को हस्तक्षेप का अधिकार देता है। ये संतुलन भाषाई तनावों को कम करता है, जैसा कि 1960 के दशक में असम में बंगाली भाषी समुदाय और असमिया समुदाय के बीच देखा गया था। सांस्कृतिक पहचान की रक्षा। भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि छोटे भाषाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रख सकें, जिससे सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के साथ अनुच्छेद 347 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षा और प्रशासन में उनकी भाषा का उपयोग सुनिश्चित करता है। चुनौतियां। अनुच्छेद 347 का कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण हिस्सा की परिभाषा अस्पष्ट है और ये राजनीतिक या सामाजिक तनाव पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य में एक छोटा समुदाय अपनी भाषा को मान्यता देने की मांग करता है, तो बहुसंख्यक समुदाय इसका विरोध कर सकता है। प्रशासनिक संसाधनों की कमी, जैसे अनुवादक या शिक्षक, भी भाषा को मान्यता देने में बाधा बन सकती है। भारतीय संविधान की राजभाषा नीति में अनुच्छेद 347 का महत्व। अनुच्छेद 347 संविधान की राजभाषा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत की कलात्मक विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है, ताकि किसी भाषा को मान्यता दी जा सके, जिससे सामाजिक समावेशन और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा मिलता है। ये प्रावधान हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच संतुलन बनाए रखता है और भारत की एकता में विविधता की अवधारणा को मजबूत करता है। आधुनिक संदर्भ में ये छोटी और लुप्त हो रही भाषाओं को संरक्षित करने और डिजिटल युग में समावेशी शासन को बढ़ावा देने में प्रासंगिक बना हुआ है। निष्कर्ष। अनुच्छेद 347 भारतीय संविधान की राजभाषा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत की कलात्मक विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है, ताकि किसी भाषा को मान्यता दी जा सके, जिससे सामाजिक समावेशन और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा मिलता है। ये प्रावधान हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच संतुलन बनाए रखता है और भारत की एकता में विविधता की अवधारणा को मजबूत करता है। आधुनिक संदर्भ में ये छोटी और लुप्त हो रही भाषाओं को संरक्षित करने और डिजिटल युग में समावेशी शासन को बढ़ावा देने में प्रासंगिक बना हुआ है।